बातचीत के लिए। और यहाँ पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, ओहदेदार हजरात, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। अजीब हुकूमत है ये, समझ में नहीं आता इनके जहन में क्या है, और हम यकीन करें तो किस चीज पे करें। क्या हम यकीन उस बात पे करें जो कागजी तौर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं, या हम यकीन उस बात पे करें जो आंखों देखा हाल हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये वहां पे अपना मौकूफ रखते हैं तो कहते हैं सारा कुछ ठीक है। इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर ने कभी देखे नहीं। वहां अमन ही अमन है, चैन ही चैन है, खुशी ही खुशी है, कोई परेशान नहीं है, कोई नाराज नहीं है, किसी तरह की पाबंदी नहीं है। लोग खुलेआम जमहूरियत का ऐसा फायदा ले रहे हैं जैसा फायदा इनको कभी मिला नहीं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जमीनी सतह पे हमारे साथ क्या हो रहा है, और फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि खुदारा बताएं ना, कभी तो आप सच बोलिए। अगर वाकई जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा वो सही है तो आज हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब आज कहां हैं? मेरे यूथ के सूबाई सदर कहां हैं? मेरा जोनल प्रेसिडेंट कहां है? मेरा साबका फाइनेंस मिनिस्टर और सीनियर साथी राथर साहब वो कहां पे हैं? मेरे साहब का वजीर और सीनियर साथी सकीना यत्तू वो कहां? और इस तरह और भी हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूं। हम मज़ार शोहदा जाना चाहते थे, वहां पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, कोई जंग करने नहीं, कोई मुल्क के खिलाफ आवाज उठाने नहीं, कोई वजीर आजम या किसी और के खिलाफ कोई तकरीर करने नहीं। वहां पे उन शहीदों के कब्रों पे हम फूल डालते, फातिहा पढ़ते, उनको याद करते, और फिर पुरअमन तरीके से जिस तरह हमने हर साल किया था 2019 से पहले, अपनी गाड़ियों में बैठते और वापस आ जाते हैं। लेकिन ये इतने हिले हुए हैं कि आज मुझे भी घर से निकलने नहीं दिया। अब ये कहेंगे, मैं जानता हूं इनका तरीका ही ऐसा है, ये प्रेस वालों को बुलाएंगे और कहेंगे नहीं जब कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन सच ये है कि इनको लगता था मैं दफ्तर नहीं पहुंचूंगा। और मैं आपको बताऊं मुझे ये कैसे पता है। आप सब साथी यहां मीटिंगों में आते हो, प्रोग्रामों में आते हो, आपको पता है जिस दिन मेरा या फारूक साहब का प्रोग्राम होता है, बाहर सिक्योरिटी वाले वो मेटल डिटेक्टर लगाते हैं, उनके हाथ में वो होता है जेबों की तलाशी करने के लिए, यहां कोने में जैमर लगा होता है, हमारे मोबाइल फोन चलते नहीं हैं, और उसी से आप लोगों को आधा घंटा पौना घंटा पहले ही पता चलता है हाँ ना फारूक साहब ने, उमर साहब ने यहां आना है। आज है कोई यहां? नहीं है ना? तो उसी से आपको पता चल जाता है कि ये प्रेस वालों को जितना भी कहें कि इनके दफ्तर में कोई पाबंदी नहीं थी, इनको कोई
ये नहीं था जहन में कि ये मुझे यहां दफ्तर आने देंगे। मैंने सोचा ये मेरे गाड़ियां बंद करेंगे, मैं खुद ब खुद चुप हो जाऊंगा। जहां मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि मुझे अपने दफ्तर में इस तरह प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उसके बाद मेरे गुस्से में और ज्यादा इजाफा हुआ। जब मैंने कहा ना ठीक है, आप मुझे दफ्तर नहीं जाने दे रहे हो, कम से कम उस अस्पताल में तो जाने दो जहां मेरा सीनियर साथी आज वेंटिलेटर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसको डॉक्टर आज भी कहते हैं कि पता नहीं अगर हम इनको इस वेंटिलेटर से उतार पाएंगे भी नहीं या नहीं। मैंने कहा मैं वहां जाके उनके घर वालों के साथ हमदर्दी के 2 अल्फाज करके वापस आ जाऊंगा। कहा ना हम पता करते हैं, पूछेंगे। मैंने कहा आप पूछते रहो। शुक्र है कभी कभी जाने अनजाने यही लोग हमारी मदद करते हैं। जहां पहले मेरे घर के गेट पे 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते थे गेट की रखवाली करने के लिए, एक करके उन्होंने एक ही बंदा वहां छोड़ा। मैंने जब देखा कि उसका ध्यान कहीं और था, मैंने जब देखा कि वो गेट के तरफ उसकी नजर थी नहीं, मैंने गेट का कुंडा उठाया और मैं फरार हुआ। अब अगर इन्होंने ये मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं की होती, अगर कायदे के तहत इन्होंने वही 5-7 लोग रखे होते, तो अगर एक का ध्यान इधर होता कहीं और, बाकी 4 तो गेट के तरफ देख रहे होते, मैं नहीं निकल पाता। शुक्र है एक ही बंदा रखा, उसकी नजर कहीं और मैं दफ्तर पहुंचा। कितने अफसोस की बात कि हम दुनिया भर में जमहूरियत की बात करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो जमहूरियत, विलायत जाते हैं तो जमहूरियत, फ्रांस जाएंगे तो जमहूरियत। लेकिन जब वाकई जमहूरियत को जिंदा करना होता है तो वो होता नहीं। अब जैसे मेरे बाकी साथियों ने यह कहा, आखिरकार 31 में जिन्होंने शहादत दी, किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें। लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में
शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पर फूल चढ़ा रहे होते हैं। है ये हकीकत या नहीं? ये सच्चाई है। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। कितने अफसोस की बात। फिर ये दुनिया भर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में मजहबी भेदभाव नहीं। अरे मजहबी भेदभाव तो हम साबित करके आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके पास मेरी इस बात का जवाब है तो दे दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए कि मैं गलत हूं। ये मुझे एहसास हो रहा है, जिसने कभी मजहबी सियासत नहीं खेली, कभी नहीं। मैं कभी मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगता हूं, कभी जात बरादरी के बुनियाद पे मैंने लोगों को अलग करने की कोशिश नहीं की। जब मुझ जैसे बंदे को यह महसूस होना शुरू हो जाए तो बाकियों के दिलों पे क्या बीतती होगी। कि हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं। कि हम जो सोचे सो सोचे, लेकिन हमें अपनी बात खुल के रखने की इजाजत नहीं। लेकिन कोई दिन हमेशा के लिए नहीं रहता। इंशाअल्लाह जिस शख्सी राज के खिलाफ 31 में इन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज एक तरफ से देखा जाए तो उसी तरह का शख्सी राज आज चल रहा है। अब उससे बदतर या नहीं, 31 में तो मैं था नहीं, 31 में तो मेरे वालिद साहब भी पैदा नहीं हुए थे। शायद ही हम में से कोई है जो उस वक्त जिंदा था। तो मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता हूं कि वो दिन ज्यादा बदतर थे या ये थे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उस वक्त भी इसी तरह का निजाम था, आज भी उसी तरह का निजाम है। वो निजाम भी नहीं रहा, इंशाअल्लाह ये निजाम भी नहीं रहेगा। ताकत दोबारा लोगों के हाथों में वापस लौटा दिया जाएगा और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम असूलों की लड़ाई लड़ते हैं। हम धोखा नहीं देते, हम उतना ही वादा करते हैं जितना हमें लगता है कि हम हासिल कर सकते हैं। जब 2019 का हुआ, बहुत दबाव आया हम पे, आप कुछ और करो, सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो। अखबार वाले हमसे पूछते थे आप लोग क्यों नहीं रास्ते बंद करते हो? हमने कहा ना, उससे हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। हमें कानून का साथ लेना होगा, आईन का साथ लेना होगा, हमें जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उस वक्त ये कहते थे कुछ नहीं निकलेगा।
लेकिन लड़ाई की पहली ब्यूगल तो बज गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और जजों ने कहा कि हम फौरी तौर इस पे सुनवाई जो है रोज बरोज करके इसको मुकम्मल करेंगे। अब बढ़ाई ये कि लोग कहेंगे ना अच्छी बात है, चलो शुरू हुआ। अब कुछ लोग कहते ना आज अचानक क्यों सुन रहे हैं, जब नहीं सुन रहे थे उस वक्त भी आप परेशान, अब जब सुन रहे हैं आज भी आप परेशान। तो ना वो इस तरफ से जीतते सकते हैं ना उस तरफ से। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे ज्यादा मजबूत और दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ के उसमें अच्छे से अच्छे वकीलों का जो है इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हासिल करके जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलवाएंगे। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं। आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई। अरे नाब, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? हिम्मत नहीं है इन बीजेपी वालों को कि ये लोगों का सामना करें, है नहीं। इसलिए फिर इंतजामिया के पीछे छुप जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर सारा कुछ बिल्कुल ठीक है तो 5 साल क्यों हो गए हमें अंडर गवर्नर रूल? क्यों हुए? इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो ये लिखते हैं और जो आंख के सामने हम देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। डरे हुए हैं ये बीजेपी वाले, इनको खुद पता है कि आज के दिन पे अगर असेंबली के इलेक्शन हुए ये 10 का नंबर भी पार नहीं करेंगे। और अगर मैं गलत हूं तो इलेक्शन करके मुझे गलत साबित करिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे सही और गलत होने का सबूत जो है या उसका जवाब सिर्फ आपको इलेक्शन में मिलेगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन आपने कराने ही कराने हैं, उसके साथ असेंबली के इलेक्शन भी करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा होगा देखी जाएगी। लेकिन देखना, वो भी करने की हिम्मत नहीं रखते। उस वक्त भी छुपेंगे इंतजामिया के पीछे जिस तरह पिछले 5 साल से छुपते आए हैं। लेकिन हम घबराएंगे नहीं, हम मायूस नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। हमारे इरादे सही हैं, हमारा मंजिल जो है सही है। अल्लाह ताला का साथ रहेगा, खुद ब खुद रास्ता जो है हमारे सामने साफ होगा। तमाम मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद आप सब साथी यहां आए, उसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा ये 13 जुलाई का फंक्शन हम दफ्तर से निकाल के
मज़ार शोहदा पे इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो उमर अब्दुल्ला इस वक्त खिताब कर रहे थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, और अपने खिताब में उमर काफ़ी जज्बाती भी नजर आए। दरअसल 13 जुलाई को यौम शुहदा मनाया जाता है। 13 जुलाई 1931 वाली शहादत के दिन को याद करते हुए, इस वाक़े को याद करते हुए, और इसी यौम शुहदा के मौके पर, हालांकि पहले इस तारीख में बाज़ाब्ता तातील भी हुआ करती थी, लेकिन इस यौम शुहदा के मौके पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मज़ार शुहदा पर जाना चाहते थे तो इन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी, और इसी दरमियान एहतजाजन उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने घर से पैदल ही NC के दफ्तर के निकल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने इस तरह से खिताब किया, जिसमें उन्होंने LG प्रशासन को तनकीद का निशाना बनाया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।